Hello, good morning, all of you. I am Neha Sharma, and I hope you all are good. मैं भी अच्छी हूँ. हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर. इट इज़ फ्रॉम योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थॉट दैट इज़, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो सिविक्स की बुक है ये. उसका चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान. तो आप लोग देखोगे कि स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रही है. ये एक फ़ुटबॉल मैच का फ़ोटो है. तो आपको लगेगा कि मैम का थोड़ा सा दिमाग हिल चुका है, क्योंकि वो कैसे हमको फ़ुटबॉल कैसे पढ़ा रही है, बिकॉज शी इज़ नॉट गेम्स टीचर. और अगर गेम्स टीचर हैं भी तो ऑनलाइन तो थोड़ी पढ़ाएंगी. तो दैट वाज फन, बट लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. अब आप ये देख रहे हैं कि ये गेम है फुटबॉल का. मैं थोड़ी ड्राइंग भी करूँगी बिकॉज आई रियली लाइक इट. एक सेकेंड बेटा. अब ये देखिए, ये गेम है फुटबॉल का. आप सबको पता है एक सेम ऐसा ही गेम होता है फुटबॉल के जैसा ही, जिसको बोलते हैं रग्बी. अब सॉरी, रग्बी. ओके. अब इसमें फ़ुटबॉल होती है ऐसी ओवल शेप में, इसमें होती है पूरी गोल. ठीक है. और थोड़े इनके काफ़ी रूल्स अलग होते हैं. इसमें होता है कि अब देखिए, बॉल वही है, ठीक है, लेकिन फुटबॉल और रग्बी, इसमें आप डिफरेंस कैसे बता पाएंगे कि क्या डिफरेंस है. अब सिंपल सी चीज़ है, आप बोलोगे मैम फ़ुटबॉल अलग तरीके से खेला जाता है और रग्बी डिफरेंट तरीके से खेला जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. अब मैं फिर पूछूंगी कि ये अलग तरीके से क्यों खेला जाता है और ये अलग तरीके से क्यों खेला जाता है. अब आप कहेंगे मैम इसके जो फुटबॉल खेलने के जो रूल्स हैं वो अलग हैं. तो मैं बोलूँगी बिल्कुल सही कहा आपने. रूल्स, इनके रूल्स, फ़ुटबॉल खेलने के रूल्स अलग हैं और रग्बी खेलने के रूल्स अलग हैं. रग्बी में आपको बता दूँ, अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं आपको बताऊँगी कि काफ़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लोग होते हैं जो खेल पाते हैं इसको. किसी एक इंसान को वो बॉल दे दी जाती है, उसको बचा करके भाग करके गोल की तरफ उस बॉल को लेके जाना होता है, और सारे जो दूसरे टीम के जो लड़के होते हैं वो टूट पड़ते हैं उनके ऊपर. ठीक है. काफ़ी धक्का मुक्की टाइप का गेम है. ऐसा ही होता है वो रग्बी. अब इसके नियम अलग है तो वही बॉल, लेकिन इसके रूल्स अलग हैं, इसके खिलाड़ी अलग हैं. फुटबॉल आप सबको पता है कि फुट मतलब पैरों से खेलना है उसको. पर ऐसा कहते हैं कि हमारा जो वेस्ट है, ये वेस्ट है, इससे अगर ऊपर अगर वो बॉल टच हो जाती है आपके वेस्ट से ऊपर, कमर से ऊपर, अगर वो बॉल किसी भी बॉडी पार्ट से टच हो जाती है तो वो होता है फाउल. इसके जो रूल्स हैं फुटबॉल के, उसके अकॉर्डिंग अगर वेस्ट से ऊपर बॉल टच हो जाती है हम उसको फाउल मानते हैं. अब यानी कि फ़ुटबॉल जो है वो आपके पैरों से ही चलेगी. ठीक है. अब आपको मैंने ये नियम बता दिया. मैं आपको गेम्स पढ़ाने लगी हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लगता है एसएसटी काफ़ी बोरिंग हो रहा है आप लोगों के लिए. तो आपको घर बैठे मैं फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही हूँ. सो जोक्स अपार्ट, अब ये चीज़ हो गई. ठीक है जी. मैंने आपको बता दिया फ़ुटबॉल रग्बी. अब ये जो रूल्स जो हमने बनाए हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि फ़ुटबॉल को फ़ुटबॉल बनाते हैं और रग्बी को रग्बी बनाते हैं. अगर मैं रूल्स ही नहीं रखूँगी तो कोई कैसे भी खेलेगा. और मान लीजिए हम अगर रग्बी की बात ना करें, अगर हम सिंपली फ़ुटबॉल की बात करते हैं, अगर मैं इसमें कोई रूल्स ही नहीं रखूँगी तो फ़ुटबॉल का मतलब कुछ रहेगा ही नहीं ना. हैंडबॉल भी हो जाएगा फिर तो उसका मतलब, अगर कोई हाथ से भी खेल रहा है, कोई कैसे भी खेल रहा है. यहाँ पर ये चीज़ के लिए इन्होंने रूल्स बनाए, और यही रूल्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि संविधान का रूप ले लेते हैं. यही रूल, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये रूल्स हो गए आपके. वहीं पे ये देखिए, ये है इंडिया की गीता.
गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने बोला है जस्ट फॉर फन। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान। अभी जैसे हमने जिन नियमों की बात करी ना, यही वो आपको गेम्स में आप लोगों को अलर्ट रखने के लिए, आप लोगों को डिसिप्लिन रखने के लिए ये नियम होते हैं। वैसे ही रियल लाइफ में, जब हम लाइफ में रहते हैं, लाइफ में ज़िंदगी की बात करते हैं, तब कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जीने के। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? ये नहीं होंगे तो कोई भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट कर लेगा, भेदभाव। कोई किसी के यहाँ पर भी चोरी चकारी कर लेगा, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है, ठीक है। कोई किसी के साथ धोखा करेगा। तो ये देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता तो कितना बुरा होता। दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है जिसमें हमारा संविधान लिखा हो। काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी बुक है ये, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें करीबन 365 प्लस इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और उन आर्टिकल्स के भी पार्ट्स हैं बहुत सारे। अगर आप अपनी NCERT की बुक खोलेंगे तो आपको उस बुक में एक पेज खोलने के बाद आपको उधर आपका एम्बलम मिलेगा, प्रीएम्बल लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ओके, उसमें उस प्रीएम्बल में आपको एक जैसे समरी मिलेगी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के बुक के अंदर फंडामेंटल राइट्स और ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो NCERT की बुक में मिलता है हमको, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बना था 1950 को, जब हम आज़ाद हो चुके गए थे, और 26 नवंबर को तो बनकर तैयार हुआ था ये, इट वॉज फॉर्म्ड। और 26 जैन को जब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, इस दिन इसको हमने एक्सेप्ट किया था। गॉट इट? ये मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में संविधान मतलब नियमों की किताब है ये बताने की कोशिश किया। और इस नियमों की किताब को बनाने का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जाता है। जिसके हमारे हेड थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, वो इसके प्रेसिडेंट थे इस सभा के, जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया छोड़ने ही वाले थे। ये ब्रिटिशर्स हैं, बड़े गंदे से मैं बनाऊंगी इनको, देखो इनकी आँखें मैंने सब गंदी बनाई है। ये ब्रिटिशर्स हैं, अब ये इंडिया छोड़ने वाले हैं, ये क्विट करने वाले हैं इंडिया को, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब भाई हम यहाँ पे राज नहीं कर सकते, लोग जो है बहुत दुखी हो चुके हैं हमसे, अब ये क्विट करने, दे आर गोइंग टू क्विट इंडिया। नाउ व्हाट हैपन इज दे आस्क इंडिया कि इफ़ वी आर गोइंग टू लीव यू, हम आपको लीव कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, देन हाउ विल यू रन दिस कंट्री, आप कैसे चलाओगे देश को? क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर 200 ईयर्स तक इन्होंने राज किया। नाउ दे आर आस्किंग कि आप कैसे चलाओगे, आप लोगों को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है देश चलाने का। हमने तो पता नहीं कितने वर्ल्ड में कितने देशों पे हमने राज किया हुआ है, तो हमको एक्सपीरियंस है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो कोई भी देश चलाएंगे तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रूल्स, कि आपके नियम कायदे कानून क्या हैं, वो नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। तो इन्होंने कहा, जो हमारे देश के काफ़ी लीडर्स थे, अच्छे
क्या हो गया ये, बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे देश के, ठीक है, जैसे नेहरू जी थे, इनके फादर भी थे, फिर प्रसाद जी थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे, और भी बहुत सारे थे, के.एल. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारी हेल्प की। इन लोगों की पूरी टीम थी। इन्होंने बोला कि हम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक है। फिर अब देखिए, हम नया नया देश है, न्यू कंट्री, अब करें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहीं से तो हेल्प लेनी होगी, कहीं से तो, जैसे कोई नई जॉब किसी की लगती है तो जाते ही उसको जॉब के फर्स्ट डे थोड़ी ऑफिस में या कहीं पे सेंड कर देते हैं कि जाइए आप करो अपनी जॉब। उसको सबसे पहले देनी पड़ती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में वो सीखता है कि जॉब है क्या, ठीक है। वैसे ही हमारे जो लीडर्स थे इतने बड़े अच्छे, ये खुद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, लॉयर्स थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। तो इन्होंने कहा कि हम डिफरेंट कंट्रीज से, इन्होंने फ्रांस से, यूएसए से, ठीक है, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग देशों से इन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके थोड़ा, और उनको जब लगा कि ये नियम जो है वो हमारे कंट्री पर भी अच्छा जमेगा और यहाँ पर भी इसका यूज़फुलनेस है कुछ, तो उन्होंने उन रूल्स में थोड़ा बहुत फेर बदल करके, थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे देश में उसको इस्तेमाल किया। जैसे कि देखिए, अब फिर से मैं अजीब सा एग्जांपल दूंगी आपको, पिज़्ज़ा है ना, तो जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो इटली में है, वो पिज़्ज़ा जो है हम इंडिया में वो नहीं खाते हैं, हमने इंडिया में आकर के उस पिज़्ज़ा को थोड़ा चेंज कर दिया, इंडियननेस उसमें कर दी, ठीक है। उसके बाद में हम उसको खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें फ्लेवर आते हैं पनीर, आचारी पनीर। अब ये आचारी पनीर इटली में उनको पता लगेगा ना, तो वो कहेंगे हमारे पिज़्ज़ा का क्या क्या किया तुमने, आचारी पिज़्ज़ा है। उनको बेचारों को पता भी नहीं है कि आचारी पिज़्ज़ा होता क्या है, क्या मतलब है इसका। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने थोड़ा बहुत नियम इन देशों से ले करके थोड़ा उसमें फेर बदल करके, अमेंडमेंट करके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर दिया। ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल और कुछ दिनों में बन करके तैयार हुआ, इतनी मोटी बुक तैयार हुई। उसके बाद में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी इंसान हो, एनीवन हु इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, पैसा है उसके पास, गरीब है, अमीर है, जॉब करता है, निकम्मा है, कुछ भी है, ठीक है, वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आगे सेम हैं, बराबर हैं। दे आर ऑल इक्वल इन फ्रंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबको इन्होंने इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व और कॉन्स्टिट्यूशन बताने में सक्सेसफुल रही होंगी। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे हल्का फुल्का सा, क्योंकि आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि अगर आज नहीं पता चलेगा तो बड़ी क्लासेस तक भी आप लोगों के मन में डाउट रह जाएंगे, और इतनी बड़ी क्लासेस में कोई डाउट क्लियर नहीं करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था क्या नहीं था, वो सिर्फ वो पढ़ाते हैं आगे। आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, ये आपकी बुक से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। टुडे मोस्ट countries in the world have a constitution,
while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. Democratic का मतलब क्या होता है? Democratic means एक आदमी ले लिया लोगों ने, ठीक है, और ये जाके खड़ा हो गया इलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से दूसरे ग्रह से आया, ये आप ही के देश का आदमी है, आप ही के लोगों में से आया, ये इलेक्शन में जाके खड़ा हो गया। इसने क्या किया? इसने मांगे वोट, और वोट कौन देगा? उसी कंट्री के लोग देंगे, वही सिटीजन्स देंगे वोट इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कोई किंग था, उसका ही बेटा किंग बनेगा, उसका बेटा किंग बनेगा आगे, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में मतलब एक ही इंसान है जो जनता के बीच में से आया और जनता उसको चुनती है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। लेकिन हर किसी देश का जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके नियम हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ही हो, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा है, यहाँ पर वोटिंग होती है और बाकायदा लोग अपनी सरकार खुद चुनती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सीम्स सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट लेज आउट अ सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का जो संविधान है वो ये बताता है कि आप जो है किस देश में रह रहे हो, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि आप किस देश में रह रहे हो, किस टाइप का देश है इंडिया, तो आप अपने बुक खोल करके, आपका जो NCERT की बुक है उसमें आप खोलेंगे तो आपको प्रीएम्बल मिलेगा, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उस बुक में आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडिया मिलेगा। कहीं पे आप लेसन स्टार्ट होगा उससे पहले वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपका देश क्या है। एक ओवर जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना आपका, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके फादर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं, तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उस इंसान की ID कार्ड से। वैसे ही आपको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीएम्बल में मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि इंडिया की जो है वो किस टाइप का कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पुट another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on issues. अब देखिए, सही बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक परिवार में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक इशू पे सब एग्री करें। हो सकता है मान लो किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ, लेकिन रहना तो साथ ही। तो ऐसे में कुछ रूल्स बना करके, कुछ नियम बना करके हम लोग सब खुशी से रह सकते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अस एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसको सारे लोग जो है उसको अपना पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देश के कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार ये नियम तो हमारे लिए नहीं है, ये तो बहुत गलत हो गया। उन्होंने ऐसे फ्लेक्सिबल नियम बनाए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने उसको इतना अच्छा बनाया और इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि वो मतलब हर इंसान के लिए, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, ठीक है, उन सब के लिए ये यूज़फुल है। और उसको कभी फील नहीं होगा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नहीं है, उन्होंने सबके लिए बनाया है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे कुछ नियमों में बदलाव भी हो सकते हैं, उन्होंने ये अलाउ भी कर रखा है, क्योंकि उनको पता था कि आज से 50 ईयर्स बाद अगर हम देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी, चेंजेस आएंगे लाइफ में। तो चेंज के हिसाब से कहते हैं ना, बदलाव के साथ बदलना चाहिए समय के साथ।
तो उस चेंज को लाने के लिए बदलाव करना भी ज़रूरी है, इसलिए हम उन नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियम जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट but also an agreement on certain ideas that they are believe the country should uphold। ये बताता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट जो है वो इस कंट्री में होगी, इस कंट्री को गवर्न करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इतने व्यूज़ आते हैं, लेकिन स्टिल आई एम हैविंग ओनली 30 सब्सक्राइबर्स, जिसमें से भी 16 जो थे वो मेरे पहले के हैं, तो ओनली 14 आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो दैट्स वेरी बैड। हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।